प्लांट्स, पौधों में वृद्धि एवं इनका विकास। पौधों में वृद्धि आकार एवं आयतन का अपरिवर्तनीय चिरस्थायी वर्धन है, जिसके साथ साथ प्रायः शुष्क भार तथा जीवद्रव्य का भी वर्धन होता है। किंतु कुछ अवस्थाएं ऐसे भी होती हैं, जैसे बीजांकुर की प्रकाश की अनुपस्थिति में वृद्धि के समय पौधे का आकार तो पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है, किंतु शुष्क भार में कमी आ जाती है। वृद्धि सफल उपापचय सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का अंतिम परिणाम है। यह एक जटिल क्रिया है जिसमें निर्माण की मात्रा विघटन की मात्रा से अधिक होती है। वृद्धि में विभजोतकों का कार्य। रोल ऑफ मेरिस्टेम्स इन ग्रोथ। निम्न श्रेणी के पौधे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट्स इत्यादि में वृद्धि उनके पूरे शरीर में होती है, किंतु उच्च वर्ग के पौधों में यह वृद्धि कुछ विशेष भागों में सीमित होती है। विभजोतकों को निम्न 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है शीर्षस्थ विभजोतक, एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंड है अंतर्विष्ट विभजोतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और थर्ड है पार्श्व विभजोतक या लैटरल मेरिस्टेम। अब हम लोग पढ़ेंगे शीर्षस्थ विभजोतक, एपिकल मेरिस्टेम। एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत्तिबीजी पौधों में तनों के शीर्ष व जड़ के शीर्ष, शूट अपेक्स और रूट अपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं, अर्थात जड़ों के सबसे निचले भाग और तनों के सबसे ऊपरी भाग में वृद्धि करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें कोशिका वृद्धि अधिकतम होने के कारण पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात पौधों में लंबाई में वृद्धि जड़ों के निचले भाग और तनों के सबसे ऊपरी भाग में होती है। सेकेंड है अंतर्विष्ट विभजोतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इस प्रकार के विभजोतक सर्वदा पर्व अर्थात इंटरनोड्स के ऊपर पर्व पर पाए जाते हैं। इन विभजोतकों की क्रिया के फलस्वरूप ही पौधे के तने के पर्व या इंटरनोड्स लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात जिसे हम पोर कहते हैं वो पोर लंबाई में बढ़ता है। एग्जाम्पल के रूप में गन्ना और बांस, इन भागों में वृद्धि होती है। थर्ड है पार्श्व विभजोतक या लैटरल मेरिस्टेम। इस प्रकार के विभजोतक जड़ व तनों के पार्श्व दिशा लैटरल साइड में स्थित होते हैं तथा ये ऐसी कोशिकाओं के बने होते हैं जो केवल अरीय दिशा रेडियल डायरेक्शन में या रेडियस में विभाजित होती हैं। इनके द्वारा नई उत्तियाँ बनती हैं। कागेधा अथवा कागजन, कार्प-कैम्बियम या फैलोजन तथा संवहनेधा वैस्कुलर कैम्बियम इसी प्रकार के विभजोतक हैं। इनके द्वारा पौधे के तनों व जड़ों की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ को डिटेल पढ़ने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। द्वितीयक वृद्धि आवृत्तिबीजी पौधों का प्रमुख लक्षण है। इस वृद्धि में वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लेम के मध्य में कैम्बियम रिंग बन जाती है और इनकी कोशिकाएं परमानेंट कोशिकाएं विभाजन करती हैं, जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लेम का निर्माण होता है, जो परिधि की ओर सरकता जाता है, जिसके द्वारा कार्क बनता है। इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि की प्रावस्थाएं, फेजेज ऑफ ग्रोथ। विभजोतकों अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन क्रिया सूत्री विभाजन या माइटोसिस द्वारा होती है। कुछ कोशिकाओं में निरंतर विभाजन की क्षमता उत्पन्न होने के कारण नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, जबकि कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। वे कोशिकाएं केवल विवर्धन या इलॉन्गेशन व लंबाई में
वृद्धि करके लंबी हो जाती हैं और अंत में विभिन्न गुणों के अनुसार उनमें विभेदन या डिफ्रेंसिएशन होता है, जो कई प्रकार में बढ़ जाती हैं और अनेक कार्य करती हैं तथा परिपक्वन मैचुरेशन द्वारा परिपक्व होती हैं और नए ऊतकों एवं अंगों का निर्माण होता रहता है। पौधों में वृद्धि की प्रवस्थाओं को निम्न 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन, कोशिका निर्माण की प्रवस्था। सेकेंड है फेज ऑफ सेल इलांगेशन, कोशिका का दीर्घन प्रवस्था। और थर्ड है सेल मैचुरेशन या सेल डिफ्रेंशिएशन फेज। इसमें कोशिकाएं निश्चित आकृति और आकार में गुणधर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की परिस्थितियां। पौधे में वृद्धि हेतु प्रमुख परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है वाटर या जल। पौधों की वृद्धि हेतु जल अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि यह जीव द्रव्य का आवश्यक घटक है। जल की उपस्थिति में जीव द्रव्य की वृद्धि होती है और कोशिका विभाजन होता है। जल वृद्धि हेतु आवश्यक एंजाइम्स को सक्रिय करता है। सेकेंड है पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट एलिमेंट। पौधों में वृद्धि हेतु सूक्ष्म व दीर्घ, माइक्रो और मैक्रो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व जीव द्रव्य के निर्माण हेतु सीधे उपयोग में लाए जाते हैं या रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। थर्ड है टेम्परेचर या तापमान। पौधों की वृद्धि हेतु अनुकूल ताप 28 से 30 सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर एंजाइम्स की सक्रियता बनी रहती है जिससे रासायनिक क्रियाएं सुगमता से संपन्न होती हैं और जीव द्रव्य की मात्रा कोशिकाओं में बढ़ती है। थर्ड है ऑक्सीजन। सभी उच्च वर्ग के पौधों में ऑक्सीजन उपस्थिति में श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। जीव द्रव्य पदार्थों के निर्माण हेतु ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। फिफ्थ है प्रकाश। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन जीव द्रव्य के निर्माण व ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। छठवां है गुरुत्व। गुरुत्व द्वारा जड़ व तने की वृद्धि की दिशा निर्धारित होती है जिसके कारण जड़ नीचे की ओर और तने व पत्तियां ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। तनाव कारक या स्ट्रेस फैक्टर, जल की अधिकता या जल की कमी, खनिज की अधिकता या कमी या ताप की अधिकता व कमी में पौधों में वृद्धि हेतु तनाव कारक स्ट्रेस फैक्टर का कार्य करते हैं जिसके कारण पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ। पौधों में वृद्धि हेतु आंतरिक एवं बाह्य कारकों के पारस्परिक संबंध प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक। सेकेंड है एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी कारक। इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत होता है आनुवंशिकी कारक, जेनेटिक फैक्टर्स। और सेकेंड है पादप वृद्धि या नियामक पदार्थ, प्लांट ग्रोथ या रेगुलेटर्स। आंतरिक कारक इंटरनल फैक्टर्स, इसके अंतर्गत जेनेटिकल फैक्टर्स या आनुवंशिकी कारक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों में बीजों का निर्माण परागण व निषेचन के बाद अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है। अर्धसूत्री विभाजन में पारगमन या क्रॉसिंग ओवर में गुणसूत्रों में अदला बदली होती है। गुणसूत्रों के खंडों में अदला बदली होती है जिसमें समजात गुणसूत्रों के कुछ भाग परस्पर बदल जाते हैं और नए पुनर्संयोजन न्यू रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। भ्रूण का आनुवंशिक संगठन पैतृक से भिन्न हो जाता है। भ्रूणी कोशिकाओं में प्रभावी और अप्रभावी जीन्स के कारण तथा उत्परिवर्तन के फलस्वरूप पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। भ्रूणी कोशिकाओं में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो विशेष प्रकार के एंजाइम्स का संवर्धन करते हैं जिसके कारण पौधों
की वृद्धि प्रभावित होती है। आंतरिक कारक में सेकेंड कारक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियंत्रक पदार्थ। पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के एक भाग में बनते हैं और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। कुछ पौधों में तनों के शीर्ष काट देने से अन्य कलिकाओं की वृद्धि प्रेरित होती है। बीज प्रायः फल से अलग होकर ही तेजी से अंकुरित होते हैं। यह प्रभाव पादप हार्मोन्स के कारण होता है। यह सिद्ध हो चुका है कि पौधों में वृद्धि, प्रजनन आदि क्रियाएं पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स द्वारा संपन्न होती हैं। ग्रोथ हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स। हार्मोन शब्द उत्तेजित करने वाला पदार्थ अर्थात एक्साइटेंट का प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1906 में किया था। इनके अनुसार कशेरुकियों में कुछ नलिकाविहीन ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में फैलकर सूक्ष्म मात्रा में ही कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। ये हार्मोन्स अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, वृक्क, अधिवृक्क, अग्नाशय इत्यादि ग्रंथियां हार्मोन्स का स्रावण करती हैं और समय समय पर पदार्थों का या शरीर के क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करती हैं। फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स पौधों की विभजोत्की कोशिकाओं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और विकास करती पत्तियों एवं फलों में प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक जो परिवहन के उपरांत पौधों के दूसरे अंगों में अति सूक्ष्म मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। बहुत से कार्बनिक यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं, उन्हें तथा पादप हार्मोन्स को सम्मिलित रूप से वृद्धि नियंत्रक पदार्थ या ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। सभी पादप हार्मोन्स वृद्धि नियंत्रक पदार्थ होते हैं परंतु सभी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ पादप हार्मोन्स नहीं होते। फाइटो हार्मोन्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन शब्द ग्रीक भाषा ऑक्सीन जिसका अर्थ होता है टू इंक्रीज से उत्पन्न हुआ है। वे कार्बनिक पदार्थ जो तने की कोशिकाओं का दीर्घन करते हैं ऑक्सिन कहलाते हैं, अर्थात वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इंडोल एस्टिक एसिड IAA के समान कार्य करते हैं ऑक्सिन कहलाते हैं। इसकी सांद्रता पौधे के विभिन्न भागों में कई प्रभावी कार्य करती है। ऑक्सिन की खोज डार्विन 1880 ने कैनेडी घास फेलेरिस कैनेडियंसिस के अंधेरे में उगे नवांकुरों या सीडलिंग्स में देखा कि यदि प्रांकुर चोल, प्लूम्यूल या शीत या कोलेप्टाइल को एक पार्श्व दिशा से प्रकाशित किया जाए तो प्रांकुर चोल प्रकाश की ओर झुक जाता है, परंतु प्रांकुर चोल का मुंड अर्थात शीर्ष काटकर हटा देने से यह प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। वेंट 1928 ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि कोलेप्टाइल पर एक रासायनिक पदार्थ बनता है जो प्रकाश की ओर झुकाने हेतु कार्य करता है। वेंट नामक वैज्ञानिक ने इस रासायनिक पदार्थ को ऑक्सिन नाम दिया। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिन्स, फर्स्ट है इंडोल एस्टिक एसिड IAA, सेकेंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, थर्ड इंडोल पायरुविक एसिड, फोर्थ इंडोल एस्टल्डिहाइड, फिफ्थ नेप्थेलेनिक एस्टिक एसिड NAA, सिक्स 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड जिसे 2,4-D कहते हैं, और 7 है मेथिल 4-क्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड
ये ऑक्सिन के उदाहरण हैं। ग्रोथ रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के वृद्धि नियंत्रक कार्य में फर्स्ट कार्य है फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन। पौधे के प्ररोह भाग में ऑक्सिन प्रकाशित भाग में कम होने के कारण इस भाग में कोशिकाओं का दीर्घन नहीं होता, जबकि अप्रकाशित भाग में ऑक्सिन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण इस भाग की कोशिकाओं का दीर्घन हो जाता है और प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ऑक्सिन का प्रभाव गुरुत्वानुवर्तन पर भी इसी प्रकार होता है। यदि एक पौधे को क्षैतिज स्थिति में रखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऑक्सिन नीचे वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है, परंतु इसकी मात्रा तने के लिए वृद्धिवर्धन अर्थात प्रमोशनल होती है, परंतु जड़ के लिए यह वृद्धिरोधक या इनहिबिटरी प्रभाव रखती है। इसी कारण तने के शीर्ष पर नीचे के भाग पर अधिक वृद्धि होने से वह ऊपर मुड़ने लगता है, जबकि जड़ें नीचे के भाग में कम वृद्धि एवं ऊपरी भाग में अधिक वृद्धि होने से पृथ्वी के नीचे की ओर मुड़ जाती है। अर्थात ऑक्सिन की मात्रा पौधे के जिस भाग की ओर होती है उस भाग के विपरीत वह पौधा मुड़ता है। अर्थात तने के ऊपरी भागों में जिधर से प्रकाश आता रहता है उस भाग और ऑक्सिन की मात्रा कम होती है और उसके पिछले भाग में ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण पौधे की कोलेप्टाइल प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। अगर क्षैतिज अवस्था में रखा जाए पौधे के अंकुरण को तो नीचे गुरुत्वाकर्षण की ओर ऑक्सिन की मात्रा अधिक होने के कारण पौधे की जड़ें नीचे कम ग्रोथ करती हैं और ऊपर तने की ओर लंबाई में वृद्धि होती है। ऑक्सिन का सेकेंड कार्य है एपिकल डोमिनेंस या शीर्षस्थ प्रभाविता। प्राय तने के शीर्ष पर स्थित कलिकाएं पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकती हैं। शीर्षस्थ कलिका के इसी प्रभाव को एपिकल डोमिनेंस या शीर्षस्थ प्रभाविता कहते हैं। यदि शीर्ष की कलिका को काट दिया जाए तो कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि होने लगती है और पार्श्व शाखाएं या लेटरल ब्रांचेस निकलने लगती हैं। यही कारण है कि माली मेहंदी व अन्य झाड़ियों को सघन करने हेतु ऊपर से काट देता है, तो ऊपर से काटने के बाद नीचे की कलिकाएं वृद्धि होकर के चौड़ी हो जाती हैं। शीर्षस्थ प्रभाविता की क्रिया ऑक्सिन के कारण होती है। यदि शीर्ष कलिका को काट दिया जाए और इस ठूंठ पर ऑक्सिन युक्त जिलेटिन या अगर अगर का टुकड़ा रखा जाए तो कलिकाओं की वृद्धि उसी प्रकार रुक जाती है जैसे मुख्य स्तंभ की कलिका लगी हो। तीसरा प्रभाव है विलगन या अपसीसन। बहुत से पौधों में फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं क्योंकि पत्तियों एवं फलों में विलगन पुष्प वृंत या डंठल के नीचे की ओर एक विलगन परत या अपसीसन जोन बन जाने के कारण होता है। यदि किसी ऑक्सिन की विशेष सांद्रता का विलयन ऐसे पेड़ों पर छिड़क दिया जाए तो इन अपरिपक्व फलों व पत्तियों का विलगन रुक जाता है। अपसीसन लेयर्स द लेयर ऑफ पैरेन्काइमा cells that is formed at the bases of fruits, flowers and leaves before abscission. As the parenchyma disintegrates, the organ becomes separated from the plants. अनिषेक फलन अथवा पार्थिनोकार्पी संतरा, नींबू, अंगूर, केला आदि फलों में बिना परागण अथवा बिना निषेचन के जब फल का विकास हो जाता है तो इन फलों को पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स कहते हैं। ये फल बीज रहित होते हैं। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसरों को निकाल दिया जाए और वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल उत्पन्न होते हैं। पार्थिनोकार्पी क्रिया के द्वारा
ज़्यादा फ्रूटिंग बॉडी मिलती है। फल स्वादिष्ट और गूदादार होते हैं। अगला है अपतृण निवारण या वीड डिस्ट्रक्शन। प्राय खेतों में फसल के साथ कुछ अनावश्यक पौधे, जिसे वीड्स कहते हैं, ये भी उगाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे अनावश्यक पौधों को ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा नष्ट किया जाता है। ऑक्सिन में 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है जो अपतृण निवारण करता है, अर्थात बेकार पौधों को नष्ट कर देता है। और कलमों पर जड़ विभेदन, रूट डिफरेंशिएशन ऑन स्टेम कटिंग। बहुत से पौधों जैसे गुलाब, बोगेनविलिया इत्यादि में कलम लगाकर नया पौधा तैयार किया जाता है। यदि गुलाब की कलम के नीचे के सिरों को ऑक्सिन के उचित सांद्रता के घोल में डुबोकर गमले में लगाया जाए तब देखा जाता है कि कटे भाग पर शीघ्र ही जड़ें निकल आती हैं। इस कार्य के लिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड या IBA विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। बहुत सी फसलों जैसे गेहूं, धान के तने दुर्बल होकर हवा द्वारा भूमि पर गिर जाते हैं। इन पौधों पर जब ऑक्सिन का छिड़काव किया जाता है तो ये पौधे भूमि पर गिरने से बच जाते हैं, अर्थात तने मजबूत हो जाते हैं। ऑक्सिन का सबसे लास्ट प्रभाव है प्रसुप्तता नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। आलू को वर्ष भर सुरक्षित रखने हेतु ऑक्सिन विलेन का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आलू में कलिकाएं विकसित होने लगती हैं, जिसके कारण आलू का स्टार्च समाप्त हो जाता है और अंकुरण के बाद आलू खाने योग्य नहीं रहता है। अतः ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा आलू के अंकुरण को नियंत्रित किया जा सकता है और हम वर्ष भर इसका खाने में प्रयोग कर सकते हैं। जिब्रेलिन की खोज धान के फसल में हुआ था। धान के खेत में कुछ पौधे अधिक लंबे हो जाते थे, पत्तियां लंबी, पतली व पीली हो जाती थी तथा इनमें दाना कम उत्पन्न होता था। धान का यह रोग एक फफूंद गिबरेला फुजीकोई अर्थात फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी द्वारा होता था। इस रोग को फुलिश सीडलिंग डिजीज या बेकाने का रोग कहा जाता है। जापान के वैज्ञानिक प्रोफेसर ई कुरोसावा ने प्रमाणित किया कि यदि कवक द्वारा स्रावित रस धान के स्वस्थ पौधे पर छिड़क दिया जाए तो उनमें इस रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। याबुता और हयाशी नामक वैज्ञानिकों ने सन 1939 में फफूंद के रस से एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ पृथक किया जिसे जिब्रेलिन या GA नाम दिया गया। अब तक विभिन्न पौधों में 136 से अधिक जिब्रेलिन्स पृथक किए जा चुके हैं। यह पौधे के अपरिपक्व बीजों, जड़, तने के शीर्ष, तड़ो पत्तियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। मुख्य रूप से जिब्रेलिन एक विशेष प्रकार के कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिब्रेलिन्स के कार्य, रोल ऑफ जिब्रेलिन्स। कुछ बौने पौधों में जिब्रेलिन का छिड़काव करने से पौधे विशेष रूप से लंबे हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जैसे मक्का, मटर इत्यादि पौधों में। यह लक्षण उन्हीं पौधों तक ही सीमित रहता है, क्योंकि यह लक्षण आनुवंशिक नहीं होता। इनमें जिब्रेलिन्स के कारण जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। Some of the major physiological effects of gibberellins are as follows. Gibberellins are weakly acid growth hormones having gibberellin structure, which cause cell elongation of intact plants in general and increased internodal length of genetically dwarfed plants. Example: pea, corn, etc. पुष्पन पर
जिबरेलिन का प्रभाव, इफेक्ट ऑन फ्लोरिंग ऑफ जिबरेलिन्स। कुछ पौधों जैसे हेनबेन को पुष्पवृंत बनने और पुष्प उत्पत्ति के लिए पहले कम तापक्रम और बाद में दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों जैसे गाजर को कम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पौधों जैसे प्रिमरोज को पुष्पन हेतु केवल दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब ऐसे पौधों पर जिबरेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो उनमें पुष्पन हो जाता है, फ्लोरिंग हो जाती है। कम तापक्रम तथा दीर्घ प्रकाश काल के स्थान पर उचित सांद्रता का जिबरेलिन विलयन का छिड़काव कर दिया जाए तो लंबा पुष्पवृंत निकलकर पुष्प उत्पन्न करता है। इसे बोल्टिंग प्रभाव भी कहते हैं। जिबरेलिन का अगला कार्य है अनिषेक फलन। जिबरेलिन से कुछ पौधों में अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी फ्रूट भी बन जाते हैं, जिसके द्वारा बीज रहित फलों का निर्माण होता है। अंकुरित हो रहे बीजों में जिबरेलिन कुछ एंजाइम्स के संश्लेषण को बढ़ाता है, जिसके कारण भ्रूणपोष व बीजपत्रों में संचित भोजन शर्करा, लिपिड व अमीनो अम्ल में बदलकर भ्रूण को प्राप्त होने लगते हैं। अर्थात जिबरेलिन्स का प्रभाव बीजों के अंकुरण पर भी पड़ता है। तीसरे प्रकार का हार्मोन है साइटोकाइनिन या फाइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन का उद्दीपन करते हैं। मिलर और उनके साथियों ने सन 1956 में मछली के शुक्राणुओं से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया और इसे काइनेटिन कहा, जो रासायनिक रूप में N6-फॉस्फोरिल एमिनोप्यूरिन है। यह पदार्थ कोशिका विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन, सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस को बढ़ाता है। अतः स्कूग ने 1965 में इसे साइटोकाइनिन नाम दिया। लेथम तथा उनके सहयोगियों ने 1973 में मक्का के बीज में दूसरा इसी तरह का पदार्थ पाया जिसे जिएटिन कहते हैं। जिएटिन रासायनिक दृष्टि से 6,4-हाइड्रॉक्सी 3-मेथिल ब्यूट 2-इनाल एमिनो प्यूरिन होता है। जिएटिन की खोज के बाद विकसित हो रही प्ररोह कलिकाओं, जड़ शीर्ष, तरुण फल तथा भ्रूणपोष में कई प्राकृतिक पादप हार्मोन्स की खोज हुई, जैसे डायहाइड्रो जिएटिन, ट्राइकेंथेन इत्यादि। काइनेटिन एवं जिएटिन दोनों प्राकृतिक हार्मोन्स हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस प्रकार बनता है। साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। यह कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य करता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि हेतु साइटोकाइनिन सहायक होते हैं। ये पर्व अर्थात इंटरनोड्स की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इसे ही बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं। विभिन्न डिफ्रेंसिएशन एवं पादप अंगों का निर्माण, मॉर्फोजेनेसिस का नियंत्रण भी साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। लेकिन जब कल्चर माध्यम, न्यूट्रिएंट मीडिया में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का अनुपात बदल दिया जाए तब जड़ या प्ररोह या दोनों को विकसित किया जा सकता है। अधिक साइटोकाइनिन या ऑक्सिन अनुपात में प्ररोह का विकास करते हैं। कम साइटोकाइनिन ऑक्सिन अनुपात में केवल जड़ों का विकास करते हैं और माध्यमिक साइटोकाइनिन ऑक्सिन के अनुपात में जड़ तथा प्ररोह दोनों विकसित होते हैं। लेकिन माध्यमिक साइटोकाइनिन कम ऑक्सिन अनुपात पर केवल कैलस का ही निर्माण करता है। कैलस मांस के लोथड़े की तरह संरचना बन जाती है। संवर्धन के ये प्रयोग आनुवंशिकी इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि नई किस्म के पौधे उत्पन्न करने में कोशिका संवर्धन बहुत ही लाभदायक होता है।
वृद्धिरोधक पदार्थ ग्रोथ इनहिबिटर्स पौधों की वृद्धि एवं विकास के पूर्ण संतुलन एवं नियंत्रण के लिए वृद्धिवर्धक ग्रोथ प्रमोटर्स और वृद्धिरोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स दोनों प्रकार के पदार्थ आवश्यक होते हैं। इन दोनों प्रकार के पदार्थों को हम वृद्धि नियामक पदार्थ या ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन एवं साइटोकाइनिन जिनका वर्णन ऊपर किया गया है वास्तव में कम सांद्रता पर वृद्धिवर्धक का कार्य करते हैं, जबकि असामान्य अर्थात अधिक सांद्रता पर वे वृद्धिरोधक का कार्य भी कर सकते हैं। परंतु अब्सिसिक अम्ल एवं इथिलीन कम सांद्रता पर भी वृद्धिरोधक का कार्य करते हैं, अतः इन्हें वृद्धिरोधक पदार्थ या ग्रोथ इनहिबिटर्स कहा जाता है। एब्सिसिक अम्ल ABA कार्न्स एवं एडिकोट ने सन 1961 से 1965 के बीच में कपास गाइसोपियम स्पेसीज के पौधों की पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ निकाला जिसका नाम उन्होंने एब्सिसिन रखा, जो किसी भी पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियां विलगित हो जाती थी। वेरिंग ने 1963 में एसर नामक पेड़ की पत्तियों से एक पदार्थ निकाला जो कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण का रोधन करता था। उन्होंने इस पदार्थ का नाम डोर्मिन रखा। बाद में यह सिद्ध हुआ कि एब्सिसिन एवं डोर्मिन एक ही पदार्थ है और उसका नाम एब्सिसिक अम्ल रख दिया गया, जिसका सूत्र C15H20O4Cl होता है। अब्सिसिक अम्ल के कार्य रोल ऑफ अब्सिसिक एसिड। फर्स्ट है पत्तियों का विलगन, अब्सिशन ऑफ लीव्स। एब्सिसिक अम्ल का छिड़काव करने से पत्तियों में विलगन हो जाता है अर्थात पत्तियां शीघ्र ही गिर जाती हैं। सेकेंड है कलियों तथा बीजों की प्रसुप्ति, डोर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड्स। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को अब्सिसिक अम्ल रोक देता है। पत्तियों के भागों पर इसका छिड़काव करने से इनका पड़रीमो प्रोटीन नष्ट हो जाता है, इसे ही सेंसेंस या जीर्णावस्था कहते हैं। पुष्पन की लंबी अवधि को दीप्तकाल को रोकता है और आलू के कंद बनने में सहायता करता है। कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन, सेल डिवीजन एंड सेल इलांगेशन दोनों को ABA अवरुद्ध करता है। एमाइलेज एंजाइम्स के संश्लेषण को रोककर अनाजों के अंकुरण को रोकता है। रंध्रों को बंद कर देता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। एथिलीन या इथाइलिन। सन 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने एथिलीन को पादप हार्मोन सिद्ध किया। केवल यही हार्मोन्स गैस के रूप में पाया जाता है। यह पौधों के उपापचय का एक प्राकृतिक उत्पाद या नेचुरल प्रोडक्ट है। यह उच्च श्रेणी के पौधों के सभी भागों में बनता है। पत्तियों के विलगन, पुष्पों में जीर्णता तथा फलों के पकने के समय एथिलीन का उत्पादन बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कार्यकी तनाव, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, रोग, बाढ़, सूखा या अधिक ताप के कारण भी यह अधिक उत्पन्न होने लगता है। रोल ऑफ एथिलीन हार्मोन। इसे फलों को पकाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। इथेफोन 2-क्लोरो इथाइल फास्फोरिक एसिड से एथिलीन गैस निकलती है, जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का कार्य करती है। आम, अंगूर, केला व अन्य फलों को औद्योगिक स्तर पर भारत सहित कई देशों में फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पके फलों में रंग, गंध व स्वाद प्राकृतिक फलों के समान होता है।